नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं योगेंद्र नारायण जी। योगेंद्र नारायण जी देश के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, राज्यसभा के, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, देश के कैबिनेट सचिव रहे हैं, इसके अलावा तमाम शैक्षिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो मौजूदा हालात है, गवर्नेंस के लोग लेके बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बातें हो रही हैं, इन सब चीजों से कैसे निजात पाया जाए, किस तरह से गुड गवर्नेंस को ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पे इनका जो एक लंबा अनुभव रहा है उसको हम शेयर करेंगे अपने दर्शकों से। योगेंद्र नारायण जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, अटल जी का अभी जन्मदिन था 25 दिसंबर को, उसको सत्तारूढ़ दल ने और केंद्र सरकार ने गवर्नेंस डे के रूप में मनाया है। आपकी नजर में क्या महज नारा दे देने से या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देने से या कुछ पॉपुलिस्ट घोषणाएं करके गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस ग्राउंड लेवल पर ले जाया जा सकता है? जी नहीं, इससे नहीं। पर देखिए, एक मूल बात यह है कि हमारा राष्ट्र जो है एक प्रजातांत्रिक राज्य है और जिसमें हर 5 साल बाद बैलेट के द्वारा सरकारें का चयन होता है। उससे ये एक जिम्मेदारी जो प्रशासकों की रहती है, जो शासकों की रहती है कि वो उस जनता के लिए उत्तर उनको देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी उनकी। और इसलिए एक तरह से मूल रूप से ही एक गुड गवर्नेंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हुआ क्या है कि पहले देखिए, अगर आप गवर्नेंस को लें तो इसके रूप बदलते गए। एक समय था कि गवर्नेंस का मतलब सिर्फ होता है कि कानून व्यवस्था को आप ठीक रखें, अगर कहीं चोरी हो रही है कोई उसको क्रिमिनल्स को पकड़ ले, एक इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर है। उसके बाद 1989 में वर्ल्ड बैंक ने पहली बार ये शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया गुड गवर्नेंस का, क्योंकि उन्होंने जो अफ्रीका के देश थे उनकी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां गुड गवर्नेंस नहीं होती है, तो वो पहली बार आपका शब्द गुड गवर्नेंस आया। और यहां पर हमारे भारत में जो पूरे जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं ये शब्द आया। इसके बाद अब हमारा आ रहा है कि ई गवर्नेंस, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ गवर्नेंस, उसका एक नया रूप आ जाएगा गुड गवर्नेंस में, जहां की आम नागरिक को बार बार सरकारी कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, पर अपने ऑनलाइन सर्विसेज से उसको सब सेवाएं मिल जाएंगी। और अंत में ये होता है कि एक तरह से गवर्नमेंट जो है वो सहभागिता हो जाती है आम जनता के साथ, एंड दैट इज द रियल गुड गवर्नेंस। जब जो आपकी सिविल सोसाइटी है, आम नागरिक है, उनकी भी पूरी सहभागिता रहे गवर्नेंस में, और एक उत्तरदायित्व प्रशासकों का, शासकों का एक सिविल सोसाइटी की ओर हो जाए, तो दैट इज द अल्टीमेट गुड गवर्नेंस। सर, अगर हम पिछले 3 दशक की बात करें, जैसे कि आपने बोला कि 89 के बाद उसकी नई टर्मिनोलॉजी आई, अगर हम 3 दशक में देखें तो जिस तरह से सरकारें रही हैं, सरकारों के इंटेंशंस, विल पावर्स, प्रायोरिटीज जिस तरह से बदलती रही हैं, उस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिला है। और माना जाता है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं वे अगर अच्छी ब्यूरोक्रेसी है, अच्छे लोग हैं जो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को ठीक से सलाह देते हैं, तो उस तरह की डिलीवरी होती है, उस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। पिछले कुछ वर्षों से लगभग एक परंपरा ही खत्म हो गई है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके, डेवलपमेंट को लेके जो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली जो रिव्यू मीटिंग्स हुआ करती थी आप लोगों के जमाने में, आप लोग खुद कंडक्ट किया करते थे। जब डीएम थे तो आप शरीक होते थे, जब आप चीफ सेक्रेटरी थे तो आप खुद मीटिंग्स होल्ड किया करते थे, रिव्यू करते थे डिपार्टमेंट वाइज, फिर पूरा एक साथ स्टेट के सारे ब्यूरोक्रेट्स को बुला के साल में 2 बार 3 बार। वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई है।
चाहे आप गवर्नेंस कहिए, गुड गवर्नेंस कहिए या ई गवर्नेंस कहिए, जब तक इंटेंशंस ठीक नहीं रहेगा, जब तक प्रायोरिटीज तय नहीं रहेंगी, तब तक चाहे कोई भी आप टर्मिनोलॉजी यूज करिए, वो तो नहीं होगा। और जो इंटेंशंस हैं वो तो ह्यूमन माइंड से ही कंट्रोल होने हैं। तो आपको नहीं लगता है कि उसमें गिरावट आई है और उसको ठीक करने की ज्यादा जरूरत है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 45 साल में तो मैं ही रहा प्रशासन में और शासन में, तो मैंने ये देखा कि हर सरकार चाहती है कि गुड गवर्नेंस लाया जाए और हर सरकार कुछ हद तक सफलता उसको मिलती है, कुछ हद तक वो विफल रहते हैं। अब मुझे याद है हम लोग के जमाने में इंदिरा गांधी के समय 20 पॉइंट प्रोग्राम चला था कि भाई आम लोगों को जिनको घर नहीं है उनको घर दिए जाएं, जिनके पास पानी का ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है उनको ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए, सैनिटेशन दिया जाए। तो हर एक शासन में ये एक प्रयास तो रहता है, परंतु एकदम जो अभी सरकार बनी है पिछले 6 महीने पहले केंद्रीय स्तर पर, उसने एक महत्वपूर्ण विषय और बिंदु को बिल्कुल ऊंचा चढ़ा दिया, वो है विकास, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के साथ उन्होंने कहा हम गुड गवर्नेंस देंगे। तो गुड गवर्नेंस पर एक नया एम्फोसिस चला गया। तो उसके माने केवल ये होते हैं कि केवल आप इंटेंशंस की बात नहीं है, उसको कार्यान्वय अगर अच्छी तरह हो तो दैट इज गुड गवर्नेंस। अब देखिए, गवर्नेंस के भी विभिन्न पहलू हो गए। पहले जैसे मैंने आपको बताया लॉ एंड ऑर्डर का था, जुडिशियल गवर्नेंस की बात थी, अब हो गया इकोनॉमिक गवर्नेंस, अब हो गया सोशल गवर्नेंस। तो तरह तरह के रूप गुड गवर्नेंस के अलग अलग हो गए हैं। तो गुड गवर्नेंस हम कहते हैं कि जब सभी पहलुओं को हम उस ओर ले जाएं जिसमें कि आम नागरिक ये महसूस करे कि हम अपने ही देश में हमें सभी सुविधाएं मिल रही हैं, हम सुखपूर्वक रह रहे हैं, एक तरह से रामराज है। एक अभी बातचीत में आपके आया टर्म कि गवर्नेंस और डेमोक्रेसी, और अच्छा प्रजातंत्र वही है जिसमें कि सबकी भागीदारी हो। जी, आप राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे। राज्यसभा या हम कहें कि अपर हाउस डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण अंग है जी। और अगर देश के महत्वपूर्ण कानून बगैर राज्यसभा में ले गए ऑर्डिनेंस के जरिए बनाए जाएंगे या पुराने कानूनों को ऑर्डिनेंस के जरिए बदला जाएगा, तो फिर राज्यसभा का या उस जो स्वस्थ प्रजातंत्र की बात हम लोग करते हैं और सोचते हैं, उसका रेलिवेंस कितना रह जाए? देखिए, संविधान में ये लिखा है कि गवर्नमेंट शैल बी अकाउंटेबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व है उसका। लोकसभा में जिस पार्टी को आपको मेजॉरिटी मिलती है, बहुमत मिलती है, तो वही गवर्नमेंट बनाती है। राज्यसभा एक बैलेंसिंग फोर्स था कि वहां कभी कभी लोकसभा में अगर जल्दी में आप कोई कानून पास कर दें या जोश में पास कर दें, तो राज्यसभा की जो हाउस ऑफ द एल्डर्स कहलाता था, वो अपना एक समीक्षा करेगा, शांत मन से पूरे पर विचार करेगा और अपनी राय देगा। ऑर्डिनेंस का रूट कोई गलत रूट नहीं है, वो भी संविधान में ही दिया है, कोई असंवैधानिक चीज नहीं हो रही है। केवल ये हो रहा है कि भाई अगर लोकसभा ने पास कर लिया, जिसके लिए शासन रियली उत्तरदायित्व है, उसका जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस को, पर राज्यसभा में क्योंकि संविधान में ये लिखा है कि उसको भी कानून पास करना है, जो नॉन मनी बिल्स हैं जिसमें पैसे की बात नहीं आती, उसमें राज्यसभा में भी ये है। फिर उन्होंने ये कहा है कि अगर राज्यसभा किसी कारणवश, या राज्यसभा ही नहीं, किसी हाउस में मतभेद होता है, यानी कि एक हाउस पास कर देता है, दूसरा हाउस उसको डिसअप्रूव करता है या पास ही नहीं होने देता, तो एक जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है। और मेरी राय में ये, और मैं महसूस करता हूं कि सरकार की अब ये नीति हो रही है कि क्योंकि एक राज्यसभा में ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एक एटीट्यूड आ गया है कि हम बिल चीज का विरोध करेंगे,
तो अब वो ऑर्डिनेंस का रूट लेकर मुझे लग रहा है कि वो एक जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट करके ये 5-6 जो जिसमें मतभेद है राज्यसभा और लोकसभा में, वो उसमें पास करवा देंगे। और जब वो पास हो जाएगा संवैधानिक होगा। कोई भी चीज असंवैधानिक नहीं हो रही। पर आप ठीक कह रहे हैं कि प्रजातंत्र में ये बेहतर रहता है कि डिस्कशन हो बिल्स के ऊपर और पास हो। पर लोकसभा में, जो कि एक हाउस ऑफ द पीपल है, जिसके लिए जिसको ये शासन रैली जिसका उत्तरदायित्व है उस ओर, उसने तो पास कर दिया। तो राज्यसभा का अगर वो पास ही नहीं होते, ये कंसिडरेशन ही में नहीं आते, ये अच्छा हो कि कंसिडर करके रिजेक्ट करते हैं। अगर वो चाहते हैं, वहां की जो ऑपोजिशन चाहती है रिजेक्ट करते हैं, वो बेहतर है एक बार निर्णय लेने पर। ये ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड कि भाई हम डिस्कशन ही नहीं होने देंगे, तो वो कोई रास्ता नहीं है। वो प्रजातांत्रिक परंपरा नहीं है। ज्वाइंट सेशन बुला के उसको पास किया जाए। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे डेवलपमेंट अथॉरिटीज के बारे में। इस समय नोएडा, ग्रेटर नोएडा खास चर्चा में है, और चर्चा का जो कारण है वो अच्छाई कम बुराई ज्यादा है। और एक अधिकारी जिसने पूरे सिस्टम को हम कहें कि हाईजैक करके रखा था पिछले 10 से 15 साल तक, उसके विरुद्ध अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है कि सब कुछ जानते हुए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है ऐसे अधिकारी को? मैं आपकी पहली बात लूंगा पहले कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज क्यों बनाई गई थी। जी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज इसलिए बनाई गई थी कि एक क्षेत्र को लेकर जहां हमें ये संभावना लगती है कि वहां विकास तीव्र गति से हो सकता है या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, उस वहां पर हम लोगों ने डेवलपमेंट अथॉरिटीज बना दी। काफी है डेवलपमेंट अथॉरिटीज पूरे उत्तर प्रदेश में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अभी तो जो चर्चा में है, वो तो सफलतापूर्वक भी उन्होंने काम किया है। और इस क्षेत्र का, क्योंकि मुझे याद है जब नारायण दत्त तिवारी थे उस समय ये एक भावना बनी थी कि दिल्ली के पास अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया एस्टैब्लिश करें तो बहुत सी इंडस्ट्रीज जो दिल्ली में इनको जगह नहीं मिल रही है उनको यहां स्थापित किया जाए। और हुआ भी ऐसे ही। आपके बहुत से उद्योग दिल्ली के यहां आ गए और उत्तर प्रदेश में उसका फायदा हुआ। टैक्सेशन में फायदा हुआ, सेल्स टैक्स में हुआ, इनकम टैक्स में हुआ, और आपका जहां एम्प्लॉयमेंट का एक स्कोप है वो बढ़ा। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा और उसमें आपका रोजगार सृजन होगा और उसके साथ ही साथ एजुकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगे, सब होता है। तो इस उद्देश्य से ही बनाई गई थी। हुआ ये है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो जमीन आपने फार्मर्स से ली, किसानों से ली, आपने ज्यादातर उसको रियल एस्टेट में बेच दिया। मेरा मानना है कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंडस्ट्रीज ज्यादा आनी चाहिए थी। और अगर इंडस्ट्रीज आ जाती जितने हम उम्मीद कर रहे थे तो ये जो अभी घोटाला चल रहा है, घपला चल रहा है, वो नहीं होता। क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत ब्लैक मनी है। और दूसरा इसका कारण ये हुआ कि पिछले दशक से मैं कहूंगा ये एक पॉलिटिकल फंडिंग का एक स्रोत बन गया कि कॉन्ट्रैक्ट दीजिए और अलॉटमेंट भी ले लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट में तो एक फिक्स परसेंटेज जाना पड़ता है, आपको अलॉटमेंट में भी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसा देना पड़ता था। और ये वही दे सकते हैं रियल एस्टेट वाले, इंडस्ट्रीज वाले नहीं दे सकते। पर हुआ ये कि जब ये एक सोर्स ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग बन गया तो आपके चाहे वो आर्किटेक्चरल डिजाइन्स का अनुमोदन होना है, चाहे आपके कुछ बिल्डिंग प्लान्स पास करने हैं, तो वो सब पैसे थे। हाँ, तो पहले देखिए हर एक सरकारी मशीनरी में करप्शन रहता है, ये मैं मान के चलूंगा कि जहां भी पावर होगी थोड़ा करप्शन होगा। परंतु अगर पॉलिटिशियंस भी जो कि पूरा संचालन कर रहे हैं, प्रशासन के ऊपर हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, अगर वो भी इसको एक स्रोत बना लेंगे पॉलिटिकल फंडिंग से, हाँ, तो वो बड़ा घातक है प्रशासन के लिए और शासन के लिए। और जब तक ये
रुकेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत दिनों से ही प्रयास कर रहा हूं और राय भी दे रहा हूं कि हर जिले में एक जिला लोकपाल अलग होना चाहिए। ओके। वो एक डिस्ट्रिक्ट जज को आप बना दीजिए लोकपाल। वो जितनी शिकायतें हैं करप्शन की, वो एक स्वतंत्र रूप से उसकी जांच करे, उसको मशीनरी दीजिए। ये ठीक है आइडिया कि लोकपाल राष्ट्र स्तर पर बनेगा और आपके स्टेट्स में भी बनेंगे एक एक लोकपाल, परंतु उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आम जनता जो है वो शहरों में रहती है, बस्तियों में रहती है। ये कहां तक लखनऊ जाएंगे, ये कहां तक दिल्ली, हर पूरे भारत में अगर दिल्ली में लोकपाल को के लिए शिकायत करने के लिए आने लगे तो बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, वो तो बहुत भीड़ लग जाएगी। मैं तो मेरी दृढ़ विश्वास है कि हर एक जिले में एक स्वतंत्र लोकपाल होना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी देनी चाहिए और इससे ये रुक सकता है, करप्शन जो है काफी हद तक रुक सकता है। एक अभी जो एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि चाहे लोकपाल हो, लोकायुक्त हो, या आप जिसका सुझाव दे रहे हैं कि जिलों में लोकपाल तैनात किए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त नाम की एक संस्था है जो काम कर रही है। लोकायुक्त पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से कि उनका जो एक्शन है वो सेलेक्टिव रहता है। जहां उनको कन्वीनियंस उनको सूट करता है उस तरह का उनका डिसीजन होता है और ज्यादातर फैसले उनके मेरिट के बजाय पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पर है या अलग अलग इन्फ्लुएंस में वो आ जाते हैं। तो क्या गारंटी है कि अगर कोई जिला स्तर का लोकपाल होगा तो वह इस तरह के लोगों से सिस्टम को मुक्त करा पाएगा? देखिए, जो लोक आयुक्त हमारे उत्तर प्रदेश में हैं और जिनकी हमें संभावना मैं जाहिर कर रहा हूं कि हर जिले में होनी चाहिए, वो हमें जुडिशियल बैकग्राउंड के हैं। हमारे लोक आयुक्त जो वर्तमान में हैं वो भी जुडिशियल बैकग्राउंड के हैं, हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। हम लोग एक विश्वास रखते हैं और जो उन्होंने अभी तक जो निर्णय दिए हैं और संस्तुतियां की हैं, चाहे मंत्री हो चाहे सीनियर ऑफिसर्स हो, काफी उन्होंने विस्तार पूर्वक पूरे अध्ययन करके और पूरा प्रूफ देकर अपनी संस्तुतियां दी हैं और बहुत से तो मंत्री बर्खास्त कर दिए गए मुख्यमंत्रियों द्वारा जिनके अगेंस्ट शिकायत की गई। तो ये लोगों का हो सकता है भावना हो कि भाई ये किसी बायस होके किसी के अगेंस्ट कर रहे हैं या किसी अगेंस्ट नहीं कर रहे, वो तो हर जज के लिए कहा जाता है, पर कहीं ना कहीं तो हमें विश्वास रखना पड़ेगा। मैंने कुछ तो हो रहा है। हाँ, कुछ हो रहा है और काफी इफेक्टिव यहां हुए। फिर आपने कर्नाटका के लोक आयोग का पिछले 4-5 साल पहले पढ़ा था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो अगर कोई काम करना चाहता है कोई लोक आयुक्त तो कर सकता है और कर रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश का तो उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे बड़े एक्टिव लोक आयुक्त रहे हैं और अगर उसी के अनुरूप हम लोग अपने जिलों में स्वतंत्र रूप से लोक आयुक्त जिला लोक आयुक्त बना दें तो ये काफी हद तक सिस्टम को साफ कर सकता है, क्लेंस कर सकता है। सर, ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज पर फिर हम वापस आते हैं और नोएडा से ही शुरू करते हैं कि आपको नहीं लगता है कि जो अथॉरिटीज हैं इसमें अगर हम चाहते हैं कि सचमुच बदलाव हो तो इसकी पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को? देखिए, जहां ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है वहां भी उतनी ही शिकायतें हैं। आपके गुड़गांव में देख लीजिए या किसी और डेवलपमेंट अथॉरिटी में देख लीजिए, अभी तक यहां लोग संतुष्ट हैं कि कुछ न कुछ तो कार्रवाई हो रही है और ऑफिसर्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। और फिर आपके एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो भी संस्तुतियां करते रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं। तो उस पर भी एक जो ब्यूरोक्रेटिक इस समय का अथॉरिटी में एक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सकती है, ये जरूर है। और जब हमने लास्ट ईयर नोएडा में एक नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी एक्सप्रेसवे का एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मुख्य सचिव भी आए थे और बड़े बड़े अधिकारी आए थे, उसमें हमने ये संस्तुति की थी कि यहां की एडवाइजरी कमिटीज बना दीजिए आप, जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो प्रशासन में रह चुके हैं या जो उद्योग में रह चुके हैं और जो उद्योग में हैं भी,
उनकी एक एडवाइजरी कमेटी जो अथॉरिटी को एडवाइज करे, और इसमें आप अलग अलग एडवाइजरी बॉडीज ले लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक एडवाइजरी बॉडी अलग बना दीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की एडवाइजरी बॉडी आप अलग बना दीजिए, ट्रांसपोर्ट की एक एडवाइजरी कमेटी अलग बना दीजिए, पावर के ऊपर एडवाइजरी कमेटी एक अलग बना दीजिए। सहभागिता जितनी आप ले लेंगे और जितने सुझाव आप पब्लिक से आमंत्रित कर पाएंगे और क्षमता रखते हैं करने की, उतने ही आपकी गुड गवर्नेंस होएगी इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज में भी और शासन में भी, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे केंद्रीय स्तर पर हो। ये जो मौजूदा घोटाला सामने आया है, आप भी मानते हैं कि इसकी तह तक जाने के लिए जरूरी है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए? मैंने तो शुरू से ही आपके चैनल में ये संस्तुति कर चुका हूं मैं कि सीबीआई के द्वारा ही इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए।